चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों आज हम लोगों को इलस्ट्रेशन 11 से करना है। कल 10 इलस्ट्रेशन किए थे ना कि 9 किए थे? 9 किए होंगे आई थिंक, 10 से आज करना है। चलो तो नेक्स्ट जो है हमारा अभी क्वेश्चन वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10। As shown in the figure, closed surface intersect a spherical conductor. If a negative charge Q is placed at a point P, what is the nature of the electric flux coming out of the closed surface? तो आपके पास एक closed surface है, बेसिकली सबसे पहले क्या एक spherical conductor है। आपके पास क्या है? एक spherical conductor। spherical conductor है और इसके साथ में closed surface ऐसे ही इमेजिनरी कोई भी closed surface क्या हो रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ से पास हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक पॉइंट P है, यहाँ पर -Q का आप चार्ज रखते हो, तो आपको पूछता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नेचर क्या होगा क्लोज सरफेस से, ठीक है ना। तो क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नेचर पूछा है, मतलब ये पूछा है कि फ्लक्स का वैल्यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। आप बोलेंगे पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या? अगर सरफेस से फ्लक्स बाहर आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? वो पॉजिटिव नेचर का है। अगर अंदर जा रहा है तो नेगेटिव नेचर का है। फ्लक्स बाहर कब आता है? जब डब्बे के अंदर नेट पॉजिटिव चार्ज रखा हो। फ्लक्स अंदर की तरफ कब जाता है? जब डब्बे के अंदर नेट नेगेटिव चार्ज रखा हो। बात समझ आ रही? ठीक। अब यहाँ पर होगा क्या उसको समझो। अपने को ये चेक करना है कि ये डब्बे में नेट पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, ये चेक करना है। अब उसको समझो। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रखा है तो इंडक्शन की वजह से इस साइड पे क्या आ जाएगा? हाँ, वो स्फीयर के पॉजिटिव चार्जेस को खींच लेगा, है ना, और नेगेटिव चार्जेस को क्या कर देगा? रिपल कर देगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। समझे? क्लियर हो गया? तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? पॉजिटिव चार्जेस को खींचेगा और नेगेटिव चार्जेस को क्या करेगा? रिपल करेगा। क्यों? इंडक्शन की वजह से। इंडक्शन, मेथड ऑफ इंडक्शन बताया था मैंने। अब इस सरफेस के अंदर बताओ कौन से चार्जेस हैं? तो नेगेटिव है, मतलब फ्लक्स कहाँ जाएगा? अंदर की तरफ जाएगा। इस वजह से फ्लक्स का नेचर क्या होगा? नेगेटिव। अब समझा? ऐसे सॉल्व करेंगे इसको। तो ये सवाल हो गया हमारा। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है S1 S2 are two concentric shells enclosing charges Q and 2Q respectively as shown in the figure. What is the ratio of electric flux through S1 and S2? How will the electric flux through the sphere S1 change if the medium of dielectric? पहला सवाल कर लेते हैं। अपने पास दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं। क्या कहता है ये? 11th इलस्ट्रेशन में दो कॉन्सेंट्रिक अपने पास क्या है? स्फीयर्स है। ये स्फीयर S1 है, ये स्फीयर क्या है? S2 है। ठीक। अब कहता है कि स्फीयर S1 में चार्ज कितना है? इसके अंदर Q चार्ज रखा है, और S2 के अंदर चार्ज कितना है? ये 2Q रखा हुआ है। ठीक है ना? क्लियर हो गया? चलो अब बोलता है अपने को फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है? पहले सरफेस से भी फ्लक्स निकालना है, दूसरे सरफेस से भी क्या निकालना है? फ्लक्स निकालना है। दोनों सरफेस से क्या निकालना है? फ्लक्स निकालना है। ठीक है? फ्लक्स थ्रू, हाँ, रेशियो निकालना है एक्चुअली। 5(1/(φ2) निकालना है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? बंद डब्बे में जितना चार्ज उतना फ्लक्स, लेकिन थोड़ा कम। कितना कम? बाय एप्सिलॉन नॉट। तो S1 बंद डब्बा है, उसमें कितना चार्ज है? Q। तो ये हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक। S2 भी तो बंद डब्बा है, उसमें कितना चार्ज है? 3Q। उसके अंदर तो पूरा चार्ज आ रहा है ना, Q भी आ रहा है, 2Q भी आ रहा है, तो क्या होगा? 3Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो क्या होगा? ये कैंसिल हो जाएगा, तो 5(1/(φ2) क्या मिलेगा? 1/3 मिलेगा। डन। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे कहता है हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर S1 चेंज इफ द मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन r इज इंट्रोड्यूस्ड इन द स्पेस विद इन S1 इन प्लेस ऑफ एयर। मतलब क्या? अभी तो यहाँ पर कुछ नहीं रखा है, तो क्या है? यहाँ भी एयर है और यहाँ भी क्या है? एयर है। अब बोलता है कि यहाँ पर एयर हटा करके कोई मीडियम आ जाए। तो मैंने क्या बोला था? कोई भी फॉर्मूले में एयर की जगह कोई मीडियम आ जाएगा तो क्या करना? एप्सिलॉन नॉट के साथ में एप्सिलॉन आर को मल्टीप्लाई कर देना। तो 5(1) क्या हो जाएगा? पहले क्या था? Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब क्या करना? बस एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई। समझा? एप्सिलॉन नॉट के साथ में एप्सिलॉन आर को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना? क्लियर हो गया? चलो भाई, ये अपने को समझ आता है। चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट इलस्ट्रेशन कहता है, देखिए तो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन आपसे कहता है द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑफ द फील्ड शो इन द फिगर आर।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो कंपोनेंट्स हैं वो इस तरीके से हैं, ठीक है। चलिए मैं लिख देता हूँ, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। कौन सा इलस्ट्रेशन है? 12th ना, ठीक, 11th है, 11th इलस्ट्रेशन। तो ये क्या कहता है, सबसे पहले डायग्राम देख लो। तो ये ऐसे कुछ डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये क्या है आपका जेड एक्सिस। इसके बाद जो है, इसके बाद यहाँ पर क्या किया है इसको समझो। ऐसे आपके पास क्या है, ऐसे एक क्यूब है, क्या है आपके पास? एक क्यूब है, ठीक है। आपसे कहता है कि इसकी लेंथ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, ये यहाँ से, ये फेस 1 है, क्या ये फेस 1, ये क्या है फेस 2, दो फेसेस हैं, ऐसे बता दिया मैंने। तो यहाँ से यहाँ तक यानी फेस, ये फेस तक की लेंथ ए है, इसका भी लेंथ क्या है ए है। वो 3D में है इस वजह से कम, मतलब क्या दिख रहा है आपको, बड़ा छोटा नज़र आ रहा है, वरना वो है ए लेंथ पे, ठीक है। चाहिए तो इसको मैं पीछे बना देता हूँ तो ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। तो ये ऐसे कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब शायद क्लियर होगा। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या है ए है, ये भी क्या है आपका ए है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये आपका क्या है वाई एक्सिस है, और ये क्या है जेड एक्सिस। अब आपसे कहता है, डायग्राम में ही दिया हुआ है, ये यहाँ पर इसका क्या है यूनिट वेक्टर, और ये इसका डायरेक्शन यहाँ पर एक लेफ्ट साइड का यूनिट वेक्टर, ठीक है। AIPMT में आ चुका है सवाल। अब बोलता है कि एक्स डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है अल्फ़ा x रेज़ टू हाफ, और EY इक्वल्स टू EZ इक्वल्स टू क्या है 0 है, ये दोनों 0 है। अल्फ़ा का वैल्यू क्या है 5 न्यूटन पर कूलम, ठीक है, मीटर रेज़ टू हाफ, ठीक। उसके बाद जो है कैलकुलेट आपको क्या करना है, फ्लक्स करना है। क्या निकालना है आपको? फ्लक्स, टोटल फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स थ्रू द क्यूब मतलब टोटल फ्लक्स निकालना है। सेकेंड पार्ट में क्या करना है, सेकेंड पार्ट में इसके करना है कि चार्ज विद इन द क्यूब, मतलब टोटल क्या निकालना है आपको, चार्ज भी निकालना है, चार्ज इनक्लोज निकालना है। और ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 मीटर दिया हुआ है। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, अब इसको समझना पड़ेगा। सबसे पहले ये यहाँ पर आप देखोगे तो समझ आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है, वो भी डिस्टेंस के साथ में वेरी कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, वो भी डिस्टेंस के साथ में क्या कर रही है, वेरी कर रही है। वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड का है एक्स डायरेक्शन में, तो ये ऐसी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसी कुछ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिर्फ दो फेसेस से पास होगी। कौन कौन सा? फेस 1 और फेस 2। यहाँ से थोड़ी फ्लक्स जा रहा है, फ्लक्स तो सिर्फ 1 और 2 से जाएगा। समझ आ रही बात, क्योंकि सिर्फ एक्स डायरेक्शन में देख के ही समझ आ रहा है, ठीक है ना। चलो भाई, ये अपने को समझ आता है। तो अगर अपने को टोटल फ्लक्स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, फ्लक्स बाय सरफेस 1 प्लस फ्लक्स बाय सरफेस 2, ठीक है ना। तो फ्लक्स लिंक थ्रू सरफेस 1 प्लस फ्लक्स लिंक थ्रू सरफेस 2। अब फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो उसके ऊपर चर्चा करनी पड़ेगी। तो फ्लक्स कैसे निकालते हैं, तो फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला होता है E1 बार डॉट A1 बार। यहाँ पर क्या हो जाएगा, E2 बार डॉट A2 बार, यही फॉर्मूला हो जाएगा। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, E बार डॉट A बार, यही फॉर्मूला है, ठीक है ना। ये समझ आता है। यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होगी वो क्या है, E1, इसका एरिया क्या है A1। यहाँ से क्या है E2, इसका एरिया क्या है A2। E1 E2 क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि डिस्टेंस के साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है, ठीक है ना। अब E1 कैसे निकालेंगे तो वो अपने को समझना पड़ेगा। पहले इसको देख लो, ये क्या हो जाएगा E1 और ये क्या हो जाएगा बताओ A1, और ये क्या होगा cos θ1। मुझे बताओ, पहले सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर ये डायरेक्शन, क्योंकि अपने को कौन सा एरिया वेक्टर लेना पड़ता है, आउटवर्ड नॉर्मल। तो इस वजह से दोनों में एंगल कितना है, ये डब्बा है ना, वो भी क्लोज है, तो कौन सा लेंगे, आउटवर्ड नॉर्मल। तो यहाँ पर क्या क्या लिखूंगा मैं, 180 डिग्री। ये क्या हो जाएगा A2 cos 0 क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही डायरेक्शन में है, एरिया भी यही डायरेक्शन में है। बात समझ आ रही, ठीक, क्लियर हो गया। इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होगा, -E1 इंटू A1, और ये क्या होगा, माइनस आ गया, cos 180 क्या होगा माइनस, प्लस ये क्या होगा E2 इंटू A2। समझ आता है, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है, ऐसा ही तो दिया है, रेज़ टू हाफ मतलब √x, यही मतलब है। तो √x मतलब x डायरेक्शन में डिस्टेंस, तो पहले फेस का डिस्टेंस कितना है, a है, तो E1 इज इक्वल्स टू अल्फा √a आएगा।
समझ आ गया, क्योंकि पहले फेस का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, समझ आ रही बात क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस लिखना हुआ था इस वजह से ए है, तो हो जाएगा E1 अल्फा का वैल्यू कितना है 5, रूट A1 कितना है 1, यानी कितना होगा 5, तो E1 कितना हो जाएगा 5। समझ आ गया, यूनिट कुछ भी होगा आगे देख लेंगे। एरिया क्या होगा, ये तो स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर, यानी क्या होगा 1 स्क्वायर, यानी क्या होगा 1, समझे। तो ये हो जाएगा -5 × 1 प्लस E2 क्या होगा, अब बताओ E2 क्या होगा, E2 विल बी अल्फा रूट कितना डिस्टेंस है सेकेंड फेस का, ये A और ये A मिला करके क्या होगा 2 है, यानी E2 हो जाएगा 5 और √2, क्योंकि A का वैल्यू 1 है, अल्फा का वैल्यू 5 है, इस वजह से क्या होगा E2 ये मेरे पास आ गया। A2 क्या होगा, A2 फिर से वही होगा, क्या होगा साइड स्क्वायर है ना, एज का स्क्वायर, तो बताओ यहाँ पर क्या होगा, बोलो यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर, यानी फिर से क्या होगा ये 1, समझे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि होगा A का स्क्वायर, A का वैल्यू कितना है 1, तो ये अपने पास क्या बचेगा 5 √2 × 1, यानी क्या बचेगा बताओ 5 √2 - 5, यानी क्या होगा 5 √2 - 1, यानी कितना करना पड़ेगा 5 × 0.41, कैसे 1.41 होता है -1, यानी कितना होगा 0.41, यानी अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा 0.2 आएगा, अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा 2 आएगा, 5 4 20, मतलब 2 के आसपास आंसर है। समझ आई बात, ठीक है ना। चलो भाई, तो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे टोटल फ्लक्स, हो सबको क्लियर है, समझ आया, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है इसके बाद बेटा अपने को क्या निकालना है, चार्ज एनक्लोज्ड। चार्ज एनक्लोज्ड का फॉर्मूला क्या है, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइड बाय क्या होगा एप्सिलॉन नॉट, गॉसेस थ्योरम, यही तो है। तो चार्ज एनक्लोज्ड क्या होगा बोलो, ये होगा φt इंटू क्या है ये एप्सिलॉन नॉट, φt कितना है, टोटल कितना निकाला अपन ने 2 आया, इंटू क्या है ये एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पुट कर दो 8.5 × 10⁻12, तो वही आंसर आ जाएगा 5 × 10⁻12, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दो। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन 1 मिनट में करने के लिए बड़ा है, पहले ऐसे सवाल आते थे पीएमटी में, पहले टफ क्वेश्चंस आते थे, अब नहीं आ रहे, 2-3 साल से नहीं आ रहे। वैसे क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम लगेगा तुमको, इतनी सारी चीज़ें करनी है इसमें। पहले टफ क्वेश्चंस आते थे, बिल्कुल नीट पढ़ाने के लिए भी एम्स लेवल तक पढ़ाना पड़ता था, एम्स मतलब जेई मेंस लेवल, अब रिक्वायर्ड नहीं है। अब अगर आप सीबीएसई लेवल भी पढ़ लें तो नीट हो जाएगा आपका। चल नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 12, ये क्या कहता है, if the electric potential energy of a given system is positive then prove that। गिवन सिस्टम जो है, क्या सिस्टम है अपने पास, ऐसे एक ट्राइंगुलर सिस्टम है, तो अपने पास यहाँ पर चार्जेस रखे हुए हैं। चार्जेस क्या है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर 2Q है और यहाँ पर -Q है। ये A इक्विलेटरल ट्राइंगल है, A डिस्टेंस है। बोलता है कि ये पूरे सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पॉजिटिव है। जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है दिस इज पॉजिटिव। तो आपको प्रूफ करने बोला है, प्रूव दैट 2Q इज ग्रेटर देन 3Q। ये प्रूफ करके बताओ, ठीक। अब आपको ये समझना होगा कि पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालते कैसे निकालते हैं। जितने भी पॉसिबल पेयर्स हैं उन सब की पोटेंशियल एनर्जी निकाल दोगे तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है I इज गोइंग फ्रॉम I to N या 1 to N K QI QJ डिवाइडेड बाय R, ये उसका फॉर्मूला होता है। अगर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी अपने को निकालनी है तो जितने भी पॉसिबल पेयर्स बन रहे हैं सबकी पोटेंशियल एनर्जी निकालो, सबको ऐड कर दो तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो ये तो करा चुका हूँ मैं, ये टेक्स्ट बुक में भी था। तो अब जो है कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है। मैं पोटेंशियल नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल का फॉर्मूला इज KQ/R, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इज KQ1Q2/R। समझ आया, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पर देखो, अब जो है सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी है। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो कितने पैर बन रहे हैं, एक पैर ये है, दूसरा पैर कौन है, ये है, तीसरा पैर कौन है, ये है, 3 पैर है।
पोटेंशियल एनर्जी लिख दो। क्या फॉर्मूला है, के Q1 Q2 बाय आर, बोलो इनकी पहले निकालते हैं। तो क्या होगा, के Q, दूसरा क्या है 2Q डिवाइडेड बाय क्या है, डिस्टेंस क्या है A, प्लस बताओ, याद रखना पोटेंशियल भले स्केलर है लेकिन फॉर्मूला लिखते वक्त चार्ज को विद साइन पुट करना है। मैं सैकड़ों बार बता चुका हूँ ये बात तुमको, ठीक है। के, उसके बाद क्या होगा, दूसरा पैर लेते हैं, क्या होगा बताओ, एक है Q, दूसरा क्या है -Q डिवाइडेड बाय क्या है A, फिर उसके बाद क्या होगा K, एक क्या है 2Q, दूसरा क्या है -Q डिवाइडेड बाय क्या है A। बात समझ आ रही, ठीक है ना। चलो अब क्या है, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2KQ² डिवाइडेड बाय A, ये हो जाएगा प्लस माइनस क्या होगा माइनस, ये क्या हो जाएगा KQQ डिवाइडेड बाय A, सबको A पे लिख दो ना, डिनोमिनेटर सेम है, तो -KQ डिवाइड बाय A, माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2KQQ डिवाइडेड बाय A, समझे। तो -1KQQ -2KQQ क्या होगा, -3KQQ, तो ये हो जाएगा 2KQ², यहीं लिखता हूँ नीचे, ये हो जाएगा 2KQ² माइनस ये कितना आ जाएगा 3KQQ डिवाइडेड बाय A, ये है U। समझा, क्लियर हो गया। चलो भाई, अब अपने को बोला बेटा कि यहाँ पर ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब क्या, U इज़ ग्रेटर देन क्या है 0। ये कहाँ से आया, ये गिवन है, ठीक है ना। अब अगर ये 0 इज ग्रेटर देन 0 है तो ये पूरा टर्म उसके बराबर है, तो ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो बताओ क्या होगा, 2KQ² माइनस 3KQQ डिवाइडेड बाई A इज ग्रेटर देन क्या होगा 0। A को वहाँ भेजो, 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0 हो गया, क्या बचेगा फिर बताओ यहाँ पर 2KQ² माइनस क्या होगा 3KQQ इज ग्रेटर देन क्या होगा 0। क्या कॉमन आ सकता है वो बताओ अभी, क्या कॉमन आ सकता है इसमें से, K कॉमन आ सकता है, Q कॉमन आ सकता है, ठीक है ना। अंदर क्या बच जाएगा बताओ 2Q है ना, क्या बचेगा 2Q और माइनस क्या होगा 3Q इस ग्रेटर देन क्या होगा 0, समझे। इसको यहाँ भेज दूंगा तो 0 अपॉन एनी टर्म इज 0, वो भी 0 हो गया, तो 2Q माइनस 3Q इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब 2Q इज ग्रेटर देन क्या होगा 3Q। प्रूफ करना था, समझा। तो ये समझ आया पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। जितने भी पॉसिबल पेयर्स बन रहे हैं सबकी पोटेंशियल एनर्जी निकालो, सबको ऐड कर दो, लेकिन चार्जेस को विद साइन पुट करना है, ठीक। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, टू नेगेटिव चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड Q आर 2 आर डिस्टेंस अपार्ट, अ पॉजिटिव चार्ज Q इज लाइंग एट द मिडल देम, एट द मिडल ऑफ देम होना चाहिए। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज U1 to the nearest, if the two nearest charges are mutually interchanged and the potential energy becomes U2, then U1 upon U2 will be। क्या बोलता है ये, कहता है कि आपके पास क्या है, दो नेगेटिव चार्जेस है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है -Q, और इसके मिडल में क्या कर दिया, एक Q चार्ज रख दिया। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 2R, तो डेफिनेटली ये R बनेगा और ये भी R बनेगा। इसके बाद जो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है, अभी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है U1 है। इफ द टू नियरेस्ट चार्जेस आर म्यूचुअली इंटरचेंज्ड, पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स U2। क्या मतलब, नियरेस्ट चार्जेस कौन है, चार्जेस कौन है -Q, ये तो ये नियरेस्ट है, या ये दोनों क्या है नियरेस्ट है, ये दोनों तो नियरेस्ट नहीं है ना, या तो ये पैर में से क्या कर दो, इसको इंटरचेंज कर दो। तो मतलब सेकंड सिस्टम में क्या हो जाएगा, सेकंड सिस्टम में ऐसे होगा कि हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग जो है इधर पे कर देंगे Q, इधर पे क्या कर देंगे -Q, इधर पे -Q अपनी जगह पर। इन दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया मैंने, क्योंकि वो नियरेस्ट चार्जेस है, ठीक है ना। डिस्टेंस तो ये अब भी 2R होगा, ये R होगा, ये R होगा। बात समझ आ रही, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है इसके बाद, अब देखो अपने को यहाँ पर बोलता है कि अब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी U2 हो गई। अब अपने को बोलता है कि U1 अपॉन U2 निकाल करके बताओ। तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे आती है बताओ ज़रा,
जितने भी पॉसिबल पेयर्स है सबका क्या करो, पोटेंशियल एनर्जी निकाल के ऐड कर दो। कितने पेयर्स पॉसिबल है, ये एक पेयर पॉसिबल है, फिर ये एक पेयर पॉसिबल है, फिर ये पूरा, ये दोनों एक पेयर पॉसिबल है। समझ आ गया, मतलब ये दो चार्ज, ये दो चार्ज और ये दो चार्ज। समझ आ गया, यानी क्या होगा बताओ, के क्या होगा माइनस क्यू, इन दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। फिर क्या होगा, क्यू डिवाइडेड बाय क्या होगा, आर होगा। फिर क्या होगा, के, ये दोनों की बात कर रहा हूँ तो क्या होगा, क्यू, और ये क्या होगा माइनस क्यू डिवाइड बाय क्या होगा, आर होगा। फिर बताओ के, ये दोनों की बात कर रहा हूँ, क्या होगा माइनस क्यू, फिर माइनस क्यू डिवाइड बाय 2r। समझा, आर नहीं 2r लिखना है क्योंकि डिस्टेंस कितना है 2r उनके बीच में। ये क्या हो जाएगा बताओ, माइनस के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय आर, फिर माइनस फिर से क्या हो जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय आर, फिर प्लस के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2r। समझे, ठीक है ना। अब क्या करो, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, क्या होगा इससे, सबके डिनोमिनेटर 2r हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2 के क्यू स्क्वायर माइनस 2 के क्यू स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर। बताओ क्या होगा, माइनस 4 के क्यू स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर विल बी माइनस 3 के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय क्या होगा 2r। दिस इज u1। ठीक, u2 कैसे निकालेंगे बताओ जल्दी से, u2 बोलो जल्दी से, क्या होगा, ये दोनों की बात कर लो, बोलो के क्यू, फिर क्या होगा माइनस क्यू डिवाइडेड बाय आर, प्लस क्या होगा के, इन दोनों की बात करो, मतलब ये होगा माइनस क्यू, फिर होगा माइनस क्यू डिवाइड बाय क्या होगा आर। ठीक है ना, फिर क्या होगा बताओ, के क्यू, और ये क्या होगा माइनस क्यू डिवाइड बाय क्या होगा 2r। ठीक है ना, चलो भाई क्या होगा, ये माइनस के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय आर इंटू 2 डिवाइड बाई 2, फिर क्या हो जाएगा प्लस के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर इंटू 2 डिवाइड बाई 2, माइनस क्या हो जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2r। आगे कहानी बोलो, माइनस 2 के क्यू स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2 के क्यू स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई क्या होगा 2r। ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा माइनस के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई क्या होगा 2r। समझे, ठीक है ना। डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या होगा u1 अपॉन u2 करना है, ठीक है ना। तो वो के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 3 आंसर आएगा, आंसर क्या होगा 3। ठीक, चलो चलो, तो अब जो है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टोटल चार्ज Q is given to two concentric shells so that their surface charge densities are equal. Deduce an expression for potential at their common center. तो ये शेल वाले सवाल आ गए अभी, अब इसको समझो। तो अपने पास क्या है, अपने पास दो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स हैं, ठीक। इसका रेडियस है a और इसका रेडियस क्या है b, ठीक। ये a है, ये b है, दो शेल्स अपने पास है। दोनों को मिला करके, मतलब दोनों पे चार्जेस है, दोनों पे क्या है चार्जेस है, ठीक है ना, और इस पे भी चार्ज है। ये दोनों पे मिला करके जो चार्ज है ना, मतलब चार्ज ऑन A प्लस चार्ज ऑन B, ये दोनों मिला करके Q है, ये बोला है कि दोनों पे जितने चार्जेस है वो मिला करके Q है। आगे बोलता है कि इनके कॉमन सेंटर पे क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। कॉमन सेंटर पे क्या निकालना है, पोटेंशियल। मतलब ये चार्जेस की वजह से पोटेंशियल कितना है, फिर ये चार्जेस की वजह से भी पोटेंशियल कितना है, वो अपने को निकालना है। तो अपने को निकालना है V नेट। V नेट होगा पोटेंशियल ड्यू टू A प्लस पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर B या स्फेरिकल शेल B। तो ये अपने को निकालना है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि दोनों की चार्ज डेंसिटी जो है ना वो सेम है। क्या मतलब, क्या मतलब, हर यूनिट एरिया पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो दोनों का क्या है, सेम है। इसका मतलब ये नहीं कि चार्ज सेम है, हर यूनिट एरिया पे चार्ज सेम है, ये मतलब है इसका, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन है कि सिग्मा A इक्वल्स टू सिग्मा B इज इक्वल्स टू सिग्मा है। समझ आ रहा है, ठीक। अब यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, मैं आपको एक एक करके कुछ चीज़ें बताऊँ इसके अंदर। जैसे अगर अपने पास कोई शेल है, कोई अपने पास क्या है, शेल है, तो शेल के आउटसाइड वाले पॉइंट पे अगर पोटेंशियल लिखना है तो वो क्या होता है,
ये होता है के क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। क्या होता है? के क्यू डिवाइड बाय स्मॉल आर, ठीक है ना, मतलब ये जो भी डिस्टेंस होगा, समझे। उसके बाद ये आउटसाइड वाला पॉइंट था, सरफेस वाले पॉइंट पे क्या होगा? के क्यू डिवाइड बाय कैपिटल आर, और इनसाइड वाले पॉइंट पे भी क्या होता है? के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। स्फेरिकल शेल की ये बात है। लेकिन अगर इन्हीं फॉर्मूलेस को हम लोग क्या करेंगे, चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में लिखेंगे तो ये चेंज हो जाता है। चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में आउटसाइड वाला जो फॉर्मूला बनता है, आउटसाइड वाला जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है? चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में आउटसाइड वाला जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर। ये फॉर्मूला बन जाता है। समझे क्या कह रहा हूँ मैं? तो ये फॉर्मूला तो अपने को पहले से पता था, ये नया फॉर्मूला है जो चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में। समझ आया? तो अगर चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में आउटसाइड वाले पॉइंट पे लिखने हैं तो फॉर्मूला क्या है? सिग्मा आउटसाइड वाले पॉइंट पे क्या है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर। कैपिटल आर क्या है? उस शेल का रेडियस है। स्मॉल आर क्या है? वो पॉइंट का डिस्टेंस है। समझ आ गया? कैपिटल आर क्या है? इसका रेडियस है। और अगर इनसाइड वाला पॉइंट या सरफेस वाले पॉइंट पे होता है तो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका होता है कैपिटल आर। समझ आ गया? तो अगर चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में लिखेंगे तो ये फॉर्मूले बन जाते हैं इसके। इसको रट लो, ये नए फॉर्मूलेज आ गए अभी, याद करना है इसको, ठीक है ना? क्लियर हो गया? तो अगर आउटसाइड वाले पॉइंट पे देखेंगे तो पोटेंशियल क्या होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर। और इनसाइड वाले पॉइंट पे क्या होता है या सरफेस पे क्या होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। सरफेस पे और इनसाइड वाले पॉइंट पे कितना डिस्टेंस है उससे लेना देना नहीं है, बस रेडियस पुट करना है। ठीक, क्लियर हो गया? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अपने को निकालना क्या है बेटा? अपने को नेट पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल कहाँ पर? एट दी सेंटर, सी बोल देता हूँ उसको मैं। तो पोटेंशियल एट सी निकालना है। तो सी पे पोटेंशियल किसकी वजह से होगा? ए पे जो चार्जेस है उसकी वजह से पोटेंशियल, और बी पे जो चार्जेस है उसकी वजह से पोटेंशियल। तो पहले ए की वजह से पोटेंशियल निकालते हैं। अब जब ए की वजह से पोटेंशियल निकाल रहे हो तो स्फीयर ए पे बैठना, ना कि सी पे बैठना। कहाँ पे जाके बैठना? स्फीयर ए पे। तो स्फीयर ए पे जाके बैठ जाओ। ए पे जाके तुम बैठे, अब देखो ध्यान से, ए पॉइंट से सी पॉइंट कहाँ नजर आ रहा है? इनसाइड, शेल के अंदर है ना वो पॉइंट। तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? इनसाइड वाला। समझ आया? क्लियर हो गया? तो पोटेंशियल एट ए निकालते वक्त सी पे बैठ जाओगे तो ए कहाँ नजर आएगा? बाहर नजर आएगा। सी से तो बाहर नजर आ रहा है वो, तो ये नहीं करना है। ए का पोटेंशियल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? ए पे जाके बैठो और वो पॉइंट को देखो। तो पॉइंट कहाँ नजर आ रहा है? इनसाइड नजर आ रहा है। तो इस कौन सा फॉर्मूला लगेगा? इनसाइड वाला। फॉर्मूला क्या है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका रेडियस कितना है? स्मॉल ए है, तो रहेगा स्मॉल ए। अब समझा? ऐसा। इसके बाद क्या होगा? प्लस पोटेंशियल एट बी निकालना है तो कहाँ जाके बैठोगे? बी पे जाके बैठोगे। बी से किसको देखना है? सी को। सी कहाँ पर है? इनसाइड है। तो इनसाइड वाले के लिए फॉर्मूला क्या है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बी का रेडियस कितना है? बी। इससे डिस्टेंस देखते मत बैठना, क्या देखना है? रेडियस कितना है। समझे? समझ आ रही बात क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है ना? चलो भाई, तो ये अपने पास आ गया VC। तो ये अपने पास क्या हो गया? रेडियस। रेडियस देखना है, डिस्टेंस नहीं देखना है, रेडियस देखना है। ठीक है ना? चलो भाई, तो ये आ गया। अब सिग्मा क्या है? सिग्मा के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ से कॉमन क्या आ सकता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए प्लस बी यहाँ पर आ जाएगा। ये सी पे पोटेंशियल। अब सिग्मा क्या है उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इसको बंद दे दो। अपने को पता है, अपने को क्या पता है कि जो कैपिटल Q है वो QA प्लस QB के बराबर है। यानी इसका चार्ज और इसका चार्ज मिला करके क्या है? कैपिटल Q। ये गिवन है। समझ आया? ठीक। अब जो चार्ज है सिग्मा के टर्म में, सिग्मा क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज क्या होगा? होगा सिग्मा इंटू ए। तो ये चार्ज की जगह क्या लिख सकता हूँ? सिग्मा इंटू ए का एरिया। ए का एरिया क्या होगा? 4 पाई ए स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन ए स्फीयर का एरिया क्या होगा? 4 पाई ए स्क्वायर। प्लस चार्ज क्या होता है? सिग्मा इंटू एरिया। सिग्मा तो वही आएगा क्योंकि बी का सिग्मा भी वही है, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा? 4 पाई बी स्क्वायर। कॉमन क्या आ जाएगा? सिग्मा इंटू 4 पाई। अंदर क्या बच जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये क्या है? कैपिटल Q। तो बेटा सिग्मा क्या मिलेगा? सिग्मा मिलेगा Q अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये अपने पास आ गया सिग्मा। समझे? क्लियर है? चलो भी, तो ये सिग्मा आ गया। इसके बाद क्या है? देयरफॉर पोटेंशियल एट सी इज इक्वल्स टू, पोटेंशियल एट सी क्या हो जाएगा? क्या फॉर्मूला अपने पास? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है? Q डिवाइडेड बाय ये क्या है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
इनटू क्या है वो ए प्लस बी को यहाँ लिख दो, समझे? ऐसे निकालना है इसको, समझा? बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर रहा है, कुछ नए फॉर्मूले भी बता रहा है, ये भी बता रहा है कि पोटेंशियल को लिखना कैसे है, लिखते वक्त कहाँ बैठना है, क्या लेना है, डिस्टेंस नहीं, क्या लेना है, रेडियस, ध्यान रखना है इसका, ठीक है ना? चलो कॉपी कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? आइए, अब इसके बाद जो है ये क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 16, ये कहता है कि पोटेंशियल फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 2x²। ये पोटेंशियल फंक्शन है। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट 2 मीटर, 0, 3 मीटर। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड निकालनी है। कैसे निकालेंगे? सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है तो E इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है, -dv/dx, तो जाएगा -d/dx, और v का फॉर्मूला कितना है, 2x², कितना होगा, -4x। कौन से पॉइंट पे निकालना है, 2, 0, 3। y और z कोऑर्डिनेट तो है ही नहीं, तो x कोऑर्डिनेट को पुट कर दो तो क्या होगा, -8 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, क्लियर है? ठीक है ना? इस तरीके से आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक्स डायरेक्शन में ही होगी तो उसको -8 भी लिख सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में ही है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना? चलो ये क्लियर हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, जल्दी कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझना पड़ेगा अभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड VA, VB, VC। आपको पोटेंशियल एट A निकालना है, B निकालना है, C निकालना है, एंड VA इज इक्वल्स टू VC, यानी A और C का पोटेंशियल सेम है। तो रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है? रिक्वायर्ड कंडीशन मतलब रिक्वायर्ड मैथमेटिकल शर्त क्या है? यहाँ पर गिवन क्या है, अब उसको देख लो। आपके पास 3 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स है। एक शेल का नाम क्या है, A है, दूसरे का B है, तीसरे का C है। इसका जो यहाँ पर रेडियस है बेटा, वो रेडियस क्या है, A, इसका रेडियस क्या है, B, और इसका रेडियस क्या है, C। ठीक, इसके बाद इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, सिग्मा, और ये क्या है, -सिग्मा, और ये क्या है, सिग्मा। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो भाई, अब जो है अपने को क्या करना है, अपने को तीनों का पोटेंशियल निकालना है। क्या करना है, A, B और C का क्या करना है, पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? मैंने आपसे क्या कहा, स्फेरिकल शेल के लिए अगर आउटसाइड वाला पॉइंट है तो फॉर्मूला क्या है, σ/ε0, और ये क्या हो जाएगा, r²/r। और इनसाइड या सरफेस वाला पॉइंट है तब क्या करोगे, हाँ, इनसाइड या सरफेस वाला पॉइंट है तो σ/ε0 कैपिटल R। समझे? ठीक है ना? बस अपने को क्या करना है, सबसे पहले VA निकालना है। मतलब क्या, A यहाँ पर एक पॉइंट कंसिडर कर लो, ये पॉइंट पे अब क्या करना है, तीनों के वजह से पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, क्लियर हो गया? कैसे करेंगे, जब A के वजह से निकालना है तो यहाँ पर A पे ही जाके बैठेंगे, तो वो तो सरफेस वाला पॉइंट है, समझ आ गया? तो VA जब मुझे निकालना है, यानी A वाले पॉइंट पे ऐसा अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है तो वो तो सरफेस पे ही एक है, तो A के सरफेस पे तो कौन सा लूँगा मैं फॉर्मूला, σ/ε0। A का रेडियस क्या है, A है। समझा? ठीक। B का जब मुझे निकालना है तो मुझे यहाँ जाके बैठना पड़ेगा। मैंने क्या बोला था, स्फीयर पे जाके बैठना, यही बोला था ना मैंने। स्फीयर पे जाके जब बैठोगे तो B को ये वाला पॉइंट कहाँ नजर आएगा, इनसाइड। इनसाइड वाले के लिए फॉर्मूला क्या है, यहाँ आएगा -σ। क्यों -σ? क्योंकि ये -σ है, तो -σ, उसके बाद क्या होगा, /ε0, और ये क्या हो जाएगा, B, तो इसका रेडियस B है, भेजे में जा रहा है। ठीक है ना? अब C पे जा करके बैठो और ये वाले पॉइंट को देखो।
ठीक है ना, कोई एक पॉइंट इसको x बोल दो, इसको y बोल दो, इसको z बोल दो, ऐसे पॉइंट पे निकाल लेना, ठीक है ना। अब बताओ क्या करना पड़ेगा, ये पॉइंट x पे आ रहा है, इस वजह से टोटल पोटेंशियल मैं ये बोल रहा हूँ ये। उसके बाद बताओ तीसरा क्या होगा, बोलो जल्दी से। वो भी कहाँ है, अब यहाँ पे बैठ के इस पॉइंट को देखोगे तो कहाँ है, इनसाइड। इनसाइड के लिए फॉर्मूला क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा c। समझा, क्लियर हो गया, ठीक। b का पोटेंशियल निकालो, बताओ क्या आएगा b का पोटेंशियल। b मतलब क्या, y पे पोटेंशियल निकालना है। y पे पोटेंशियल क्या करना पड़ेगा, पहले a से निकालेंगे, a से शुरुआत करेंगे। तो कहाँ जाके बैठेंगे, a पे जाकर के देखेंगे तो पॉइंट कहाँ है, आउटसाइड है। अगर आउटसाइड वाला पॉइंट है तो क्या लिखूंगा मैं, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन, मतलब a स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब क्या करना पड़ेगा, a स्क्वायर से अपने को क्या उसका डिस्टेंस देखना है। समझ आ रहा है क्या बोला मैं, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस उसका हो जाएगा सेंटर से कितना हो जाएगा b। सेंटर से डिस्टेंस मेजर करोगे ना, वो पॉइंट से नहीं मेजर करना, कहाँ से मेजर करना, सेंटर से। बताया था स्मॉल r कहाँ से डिस्टेंस मेजर होता है, सेंटर से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, प्लस b का बताओ। अभी y वाला पॉइंट b के तो सरफेस पे आ रहा है, तो सरफेस के लिए फॉर्मूला क्या है, वो है सिग्मा, ये हो जाएगा माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा b। फिर c के लिए, यानी c वाले स्फीयर के लिए y कहाँ आ रहा है, इनसाइड। इनसाइड है मतलब क्या लगाना पड़ेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हो जाएगा c। समझा, क्लियर है। चलो c वाले पॉइंट का अब देखो, यानी z वाले पे देखना है, तो कहाँ पर जाके बैठना पड़ेगा, z पे जाके बैठ जाएंगे, यानी c पे जाके बैठेंगे। तो a वाला पॉइंट का है इनसाइड। इनसाइड वाले के लिए क्या है हमारे पास, बताओ। नहीं, हम सॉरी, गलती कर दिया मैंने, क्या बोला मैंने, a पे जाकर के बैठ के देखेंगे c को, तो ये कहाँ पर है, आउटसाइड। आउटसाइड है तो क्या लगाऊंगा मैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये क्या आ जाएगा a स्क्वायर डिवाइड बाय क्या होगा c। सेंटर से उसका डिस्टेंस क्या है c। उसके बाद क्या होगा बताओ, b पे जाकर के देखेंगे तो फिर से ये क्या है, आउटसाइड। b पे जाकर के देखना, तो आउटसाइड के लिए क्या लगाएंगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है सेंटर से c। समझ आया, डिस्टेंस कितना है सेंटर से c। उसके बाद क्या हो जाएगा बताओ, माइनस सिग्मा आएगा। ये माइनस सिग्मा क्यों आएगा, क्योंकि वो क्या है अपने पास b वाला स्फीयर, उस पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है। और उसके बाद c वाले के लिए क्या है, सरफेस हो गया। सरफेस पे क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्या होता है, ये क्या हो जाएगा c। समझा, क्लियर हो गया। इस तरीके से अपन उसको निकालेंगे। अब अपने को एक और कंडीशन गिवन है, क्या कि VA और VC क्या है, इक्वल है। तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, इक्वेट करना पड़ेगा। पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, तीनों के पोटेंशियल निकाल लिए। अब क्या करना है, इन दोनों को इक्वेट करके रिक्वायर्ड कंडीशन निकालनी है। ठीक है, पहले इसको कॉपी करो, देखते हैं। चलिए, अब जो है VA और VC क्या है, बराबर है। अगर VA और VC इक्वल है तो अपने को रिक्वायर्ड कंडीशन लिखनी है, मतलब इसको और इसको इक्वेट करना है। तो ये और ये होने की मैथमेटिकल कंडीशन क्या है, तो एक बात अपने को समझ में आ रही है कि VA में से क्या कर सकते हो, VA इक्वल्स टू क्या है, VC है। VA में से क्या कॉमन ले सकते हो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, क्या बचेगा, A माइनस बी प्लस सी। इनमें से भी क्या कॉमन ले सकते हो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, क्या बचेगा, A स्क्वायर बाई सी, फिर क्या बचेगा, माइनस बी स्क्वायर बाई सी प्लस सी। ये खत्म हो गया, क्या बचेगा, a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर बाई सी माइनस बी स्क्वायर बाई सी प्लस क्या है मेरे पास सी। ठीक है ना, क्लियर हो गया। क्या कर सकते हैं, ये दोनों को एक साथ करके फिर सी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वहाँ भेज सकते हैं, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई सी प्लस सी। समझे, ऐसे नहीं समझता है तो सी से मल्टीप्लाई, सी से डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, सी। और ये क्या है, ए माइनस बी प्लस सी, फिर ये सी इधर जाएगा तो क्या होगा, ए सी माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दोनों साइड से सी स्क्वायर चला गया, सी इंटू ये क्या बचेगा, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ये क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ये क्या होगा, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी कैंसिल, सी इज इक्वल्स टू क्या बचेगा, ए प्लस बी। समझे, ये आ चुका है पीएमटी में सवाल। ठीक, ये क्वेश्चन आया है पहले और उसमें उल्टी कंडीशन थी। क्या कंडीशन थी, उसमें ये गिवन था और पोटेंशियल को बताना था कि इनमें से कौन सा बराबर है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, तो कौन बराबर है, VA और VC। तो VA इक्वल्स टू VC नॉट इक्वल टू VB, ये उसका आंसर था। समझे, ठीक है ना। चलो भाई कॉपी कर लो उसको जल्दी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आइए देखिए इसको। बहुत अच्छे क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है ये। अगर आप इसको करते हैं तो आप समझ लो कि 80% PYQs तो आप खुद से कर लेंगे।
ऐसा अगर आपने एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझा है और प्रैक्टिस की है, समझे। फॉर्मूलेज आपको पूरे रटा चुका हूँ मैं, और इन क्वेश्चंस के थ्रू आप समझ लो हर एक कॉन्सेप्ट को टच कर दिया हमने, हर एक कॉन्सेप्ट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है सब तक पहुँच गए हम लोग, ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब जो है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कहता है कि आपके पास क्या है, एक प्रोटॉन है और एक क्या है, अल्फ़ा पार्टिकल है। अल्फ़ा पार्टिकल है, प्रोटॉन है, डायग्राम दिया हुआ है। अब आपको बोलता है दोनों r डिस्टेंस अपार्ट है। उसके बाद फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल एट ए लार्ज सेपरेशन, रेपरेशन नहीं क्या है वो, सेपरेशन फ्रॉम प्रोटॉन आफ्टर बीइंग रिलीज्ड। पहले कील ठोक करके रखा था इनको, अब क्या कर दिया, अब जो है एक दूसरे को ऑब्वियसली वो रिपल कर रहे होंगे, अपने को पता है अल्फ़ा पार्टिकल पे चार्ज क्या होता है 2e, इस पे क्या होता है e, इसका मास क्या होता है 4m, इसका मास क्या होता है m, 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है ना। अब बोलता है कि अगर यहाँ पर क्या कर देते हैं, इसको कील ठोक के रखा है ना, इसको हटा देते हैं कील को, तो क्या होगा, ये रिपल होकर के दौड़ेगा। जब ये दौड़ेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सवाल वो है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे इसकी काइनेटिक एनर्जी, तो ये बेसिकली क्या है, एक तरीके से बहुत दूर पे रहने के बाद भी इसने क्या कर दिया, उसको रिपल कर दिया, तो एक तरीके से तो कोलिजन है, कोलिजन ही हुआ ना। ये इधर आ रहा था, रोक करके अपन ने इसको रखा था, और मैंने क्या बोला था, कोलिजन क्या होता है, कोई पार्टिकल आए और वो रास्ते में ही रहे, दूसरे पार्टिकल के इन्फ्लुएंस में क्या करे, वो अपने रास्ते से मुड़ जाए, तो ये क्या है, एक तरीके का कोलिजन है। और कोई भी टाइप का कोलिजन हो उसमें लीनियर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, लीनियर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। तो लीनियर मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व होगा, ठीक है ना। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो होता है p²/2m। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, p²/2m। तो अगर p कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मास होगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अब क्या, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अगर यहाँ पर आपको वहाँ पर उसमें जाना पड़ेगा, किसमें जाना पड़ेगा, आपके जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ते हैं कि काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी पूरी की पूरी किस में कन्वर्ट हो जाती है, पोटेंशियल में। किस में कन्वर्ट हो जाती है, पोटेंशियल में। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, K(Q1Q2/R), ठीक है ना। तो यहाँ पर जो अपनी काइनेटिक एनर्जी होगी शुरुआत में वो कितनी होगी, K 1 पे चार्ज E, 1 पे चार्ज 2E डिवाइड बाय क्या होगा, R। तो क्या हो जाएगा 2KE² डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, R। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो है वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या मतलब हुआ, जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। मास किसका कम है, प्रोटॉन का, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। समझ आ गया। तो मास के हिसाब से अपने को क्या करना है, उसको वेरी करवाना है, ठीक है ना। चलो भाई, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कैसे करेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। ये क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय क्या होगा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना है बताओ जरा, अच्छा वो निकालना है। तो K अल्फा डिवाइड बाय क्या होगा, K प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, M। ये कितना है, 4m। दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचेगा, यानी काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय क्या होगा, 4। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है। अब जो है अपने को ये तो अपना आंसर आ गया, लेकिन अपने को बुक से मैच करवाना है। बुक में क्या पूछा है, बुक में अपने को एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी बतानी है, उसके 2KE वाला 2KE² जो है ना उसके टर्म्स में बतानी है। वो कैसे करेंगे तो उसको समझो। ये अपने को समझ आ रहा है कि यहाँ पर इसका क्या है, जो भी इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो कितना है, जो भी प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी थी उसका 1/4 है, ठीक है ना। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी बोलो। देखो अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन के पास कितना है काइनेटिक एनर्जी का, 4 हिस्सा, और अल्फा पार्टिकल के पास कितना होगा फिर 1 हिस्सा। तो टोटल मिला के कितना होगा, 5 हिस्से। यही मतलब हो रहा है इसका। अगर इस हिसाब से जाएंगे, अगर इस प्रोपोर्शन में उसको डिवाइड करेंगे, तो अल्फा पार्टिकल के पास इनिशियल एनर्जी का कितना हिस्सा है, 1/5, और प्रोटॉन के पास कितना हिस्सा होगा, 4/5। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, यही तो है, इसे तो समझ आ रहा है, बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं, कि जितनी भी अल्फा पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी है वो प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी का क्या है, 1/4 है। समझ आ रही बात। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इसका 1 पार्ट, इसके कितने पार्ट्स, 4 पार्ट्स, तो टोटल मिला के कितने होंगे, 5 पार्ट्स। अगर ऐसा है इसका मतलब अल्फा पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 1/5 ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन क्या होगा 4/5 ऑफ क्या होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अपने को निकालना क्या है,
अपने को अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकालनी। तो क्या करना पड़ेगा, देयरफॉर के अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा 1/5, के इनिशियल कितना है वो है 2k ई स्क्वायर डिवाइड बाय क्या होगा r। ऐसे निकालना है इसको, समझ आई बात? ऐसे चलो कॉपी कर लो, ठीक है। चलो तो इस तरीके से समझ आया। अब उसके बाद जो है ये 1 और 4 और 1 का लॉजिक अगर नहीं समझा तो ऐसे देख लो, के पी इज इक्वल टू क्या है 4 के अल्फ़ा। अब के अल्फ़ा को 1 कर दो तो के पी कितना हो जाएगा 4। तो अगर के अल्फ़ा को 1 कर दिया तो प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 4। तो दोनों मिला के टोटल कितना है 5। समझ आया? फिर वो 5 में से अपन ने उसको बांटा, ठीक है, ऐसा है। इसके बाद जो है ये क्वेश्चन में क्या करने का, ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिए हुए होंगे। ये आपके पास क्या है, लार्ज मेटालिक प्लेट्स है, इस पर -q टोटल चार्ज है, उसके बिल्कुल बाजू में एक और मेटालिक प्लेट है और इस पे जो है 3q टोटल चार्ज है और इस पे जो है q टोटल चार्ज है, ठीक है ना। क्लियर हो गया? चलो भाई, अपने को निकालना है फाइनल चार्जेस सभी सरफेसेस पे कितना आएगा, आजू बाजू सब में निकालना है, मतलब ये साइड पे भी निकालना है, वो साइड पे भी निकालना है। तो उसकी शॉर्ट ट्रिक समझ लो। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, सभी चार्जेस को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, जो भी आंसर आएगा वो आउटर सरफेस पे दे दो, बाकी इंडक्शन के थ्रू निकालने का। समझाता हूँ। कितने चार्जेस हैं बताओ, कितने चार्जेस हैं, -q + 3q + q डिवाइड बाय क्या करना है 2, दोनों कैंसिल हो गया, क्या हो गया +3q/2 आया। तो +3q/2 इधर भी दे दो और +3q/2 इधर भी दे दो, ठीक। अब उसके बाद इंडक्शन से निकाल लो। कैसे निकालेंगे, q ये है और उसमें इस साइड पे कितना है 3q/2, तो q में से ये निकाल दो तो जो बचेगा वो इस साइड पे आएगा। q क्या है, दोनों को मिला के टोटल चार्ज है, तो q में से इसको निकाल देंगे तो ये साइड पे चार्ज मिल जाएगा। तो q में से क्या करना पड़ेगा 3q/2 माइनस करना पड़ेगा, बताओ क्या आएगा 2q - 3q डिवाइड बाई 2, मतलब क्या होगा -q/2। तो इस साइड पे क्या होगा -q/2। समझ आ रहा है, q - 3q/2 डिवाइड बाई 2 क्या होगा बताओ -q/2। इस साइड पे -q/2 है, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा इधर पे +q/2 को क्या करेगा इंड्यूस कर लेगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अब क्या इस प्लेट पे टोटल कितना है 3q में से क्या जाएगा 3q में से q/2 को निकालोगे तो दूसरी प्लेट का चार्ज मिलेगा। बताओ कितना हो जाएगा ये, हाँ 5q/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा +5q/2। अब +5q/2 क्या करेगा इस साइड पे, उधर के -5q/2 को खींच लेगा, हो गया सब पे चार्ज। समझा, बुक के मेथड से बहुत खतरनाक है ये बहुत सिंपल ऐसे कर सकते हो। सब निकालो, सबको ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो और जो भी चार्ज आएगा उसको आउटर वाली प्लेट्स पे दे दो, बाकी इंडक्शन के थ्रू निकाल लो, ठीक। क्लियर है? चलो तो ये सॉल्व हो गया। आखिरी सवाल क्या है, आखिरी सवाल ये है, देख लो उसको। 2 कंडक्टिंग स्फीयर्स है आपके पास, एक का रेडियस क्या है R है और एक का रेडियस क्या है 2r है, ठीक है ना। ये है -q और ये क्या है 3q, ठीक है। चलो, हाउ मच चार्ज विल फ्लो इनटू द अर्थ इफ द इनर शेल इज ग्राउंडेड। अगर इनर शेल को ग्राउंड कर देंगे तो कितना चार्ज अर्थ में क्या हो जाएगा फ्लो हो जाएगा, ये पूछा है। कैसे निकालेंगे, ग्राउंडिंग करने पे होगा क्या, ग्राउंडिंग करने पे ये होगा कि जो इनर शेल है उसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल क्या लेते हैं हम लोग 0। समझ आ रही बात, ठीक है ना। तो पोटेंशियल ऑफ द इनर शेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये पॉइंट पे आप पोटेंशियल निकाल दो, सबको मिला करके 0 से इक्वेट कर दो। इनर शेल पे पोटेंशियल कैसे निकालूंगा बताओ मैं, यहाँ पर ये सरफेस का पॉइंट है, बताओ पोटेंशियल इनसाइड या सरफेस के लिए क्या लिखा था अपन ने, σ/ε0 मल्टीप्लाइड बाय R। समझ आया। अब बताओ यहाँ इसी सरफेस पे लिख रहा हूँ, बताओ क्या आएगा, इसका चार्ज जा चुका है यहाँ, अब इस पे चार्ज -q नहीं है, अब इस पे चार्ज कुछ x है फॉर एग्जांपल। समझ आ गया, क्योंकि तो फ्लो हो गया ना अर्थ के अंदर ऐसा, तो इस पे चार्ज क्या x है, तो बताओ क्या होगा, ये हो जाएगा kx डिवाइडेड बाय क्या होगा r। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, सॉरी
पोटेंशियल, हाँ के क्यू आर से भी लिख सकते हो, पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होगा के क्यू बाय आर से भी लिख सकते हो। तो के क्यू बाय आर से लिखूंगा तो बताओ क्या आएगा, ये हो जाएगा के क्यू डिवाइड बाय क्या होगा, ये अपने पास हो जाएगा सेंटर से अगर मैं बात करूं तो बताओ कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल आर, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, प्लस आकर के फिर आगे बताओ क्या होगा, आगे होगा क्यों नहीं, यहाँ पर क्या आएगा एक्स आएगा, लास्ट में बताओ क्या होगा अभी के इंटू क्या होगा 3q डिवाइड बाय क्या होगा 2r। बात समझ आ रही है, सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है, समझ आ गया, 2r इज इक्वल टू क्या होगा 0, दोनों को इक्वेट कर दो क्या होगा के एक्स बाय आर इक्वल टू क्या होगा के इंटू 3q बाय क्या होगा 2r, ठीक है ना, इक्वेट कर दिया, नेगेटिव आ जाएगा ये, माइनस के कैंसिल हो गया, फिर क्या आर और आर क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा बताओ -3q बाई 2 यानी -1.5q, पहले कितना था, पहले कितना था -q, अब कितना हो गया -1.5q, मतलब चार्ज बढ़ गया। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, कैसे बढ़ा हुआ चार्ज, बोलो चार्ज कैसे बढ़ा होगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, नेगेटिव चार्ज बढ़ गया ना, पहले कितना था -q था, अब कितना आ रहा है -1.5q आ रहा है। अगर चार्ज फ्लो होगा अर्थ में तो उसमें नेगेटिव चार्ज क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो उसकी नेगेटिविटी कम होगी ना, समझे क्या बोल रहा हूँ मैं। अगर वहाँ से चार्ज Q में से कुछ कम होगा तो कुछ कितना होगा चार्ज कम होकर के 1Q से क्या होगा, कुछ वैल्यू क्या होगा उसकी कम होगी, ये कितना आ रहा है -1.5Q आ रहा है, ये क्या फंडा है, समझ आ रही बात क्या बोल रहा हूँ मैं। ये भी आपको समझना है कि अर्थ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो क्या करेगा, चार्ज को फ्लो करवाने की जगह चार्ज अर्थ से उठा लेगा, ये भी तो कर सकता है ना वो, ये भी पॉसिबल है, समझे क्या बोल रहा हूँ मैं। मैंने एक ऐसा प्रोसेस बताया भी है, वो याद है इंडक्शन में बताया था, अगर दूसरा चार्ज होगा तो वो क्या करेगा, अर्थ से इलेक्ट्रॉन उठा करके अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लेगा, तो ये भी पॉसिबल है। तो फ्लो होने की जगह वो क्या करेगा, अर्थ से चार्ज उठा लेगा। तो यहाँ पर समझ आ रहा है कि चार्ज इंक्रीज हो गया है, चार्ज बढ़ गया है, लिखा है बुक में, देख लो उसको कि चार्ज क्या हो गया, बढ़ गया। अगर चार्ज बढ़ गया तो बाद का चार्ज ज़्यादा है, कितना है वो -3q/2, पहले कितना था -q, तो बताओ क्या होगा, -3q/2 में से क्या करूँगा, -q को माइनस करूँगा तो बताओ कितना होगा, -3q + 2q डिवाइड बाई 2, तो कितना होगा -q/2, ये आंसर है, समझे, ठीक है ना, हो गया, डन, चैप्टर ख़त्म। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे।